जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आपकी ये विलेन की 3rd क्लास है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं ज़रा, आपने पिछली जो क्लास थी उसमें आपने विलेन क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, उनमें नियम कौन कौन से लगते हैं, कुछ इस तरह का हिस्सा पढ़ लिया था आपने। तो आपने पिछले चैप्टर में आपने ये देखा था कि राउल्ट के नियम तक पढ़ लिया था आपने कि राउल्ट का नियम क्या होता है और उसके आधार पर आदर्श और अनादर्श विलेन, यहाँ तक आपको बता दिया गया था। आदर्श विलेन कौन से होते थे? ऐसे विलेन जो राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं क्या कहलाते हैं? आदर्श विलेन कहलाते हैं। और ऐसे विलेन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं? अनादर्श विलेन कहलाते हैं। अब उसी क्रम में हम देखते हैं ज़रा, जो आपका परासरण दाब आया था, परासरण दाब के आधार पर जो विलेन प्राप्त होते हैं हमको, उनको हम क्या क्या कहते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक ये विलेन ले लिया, ये आपका विलेन एक है और ये आपका एक विलेन है बी। अब देखिए ये दो कंडीशन है विलेन की कि एक कौन सा विलेन है, ए है, और एक विलेन आपका कौन सा है, बी है। अब दोनों विलेनों के लिए हम कंडीशन लगाते हैं। अगर हम कह दें कि ए और बी, यानी जो विलेन हमने ए लिया है और जो विलेन बी लिया है, अगर ये दोनों, ठीक है, जो भी आपका विलेन ए और विलेन बी है, अगर दोनों के परासरण दाब बराबर हैं, समझ रहे हैं क्या है बराबर दोनों का, कि दो विलेन हैं, एक इस पात्र में रखा हुआ है आपका और एक इस दूसरे वाले हिस्से में रखा हुआ है, तो इसको हमने ए विलेन मान रखा है और इसको हमने बी विलेन मान रखा है। यानी अब अगर दो विलेन हैं, एक विलेन ए है और एक विलेन बी है, अगर उन दोनों के परासरण दाब समान है, देखिए दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो परासरण दाब समान होंगे या तो परासरण दाब समान नहीं होंगे। तो अगर एक बार हम चेक कर लेते हैं कि जब परासरण दाब समान है तब क्या होगा, एक बार हम चेक करते हैं जब परासरण दाब समान नहीं है तब क्या होगा। तो यहाँ से हमने देखा कि जब दोनों विलेनों के परासरण दाब समान हैं तो हम कह देंगे कि ये विलेन कैसा है, समदाबी विलेन है, ठीक है। कैसे विलेन है, समदाबी, यानी ऐसे दो विलेन जिनके परासरण दाब बिल्कुल समान होते हैं क्या कहलाते हैं, समदाबी विलेन कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कि अगर परासरण दाब समान नहीं है, भाई एक आपका हो गया कौन सा, समदाबी, ठीक है। समदाबी का मतलब है, सम का मतलब समान, दाबी का मतलब वही दाब, यानी जिनके दाब या जिनके परासरण दाब बिल्कुल समान हैं वो क्या कहलाते हैं, समदाबी कहलाते हैं। जिनके परासरण दाब समान नहीं हैं उनको हम जरा देखते हैं। अब देखिए कि अगर ये दो विलेन हैं, इनके परासरण दाब समान नहीं है तो होगा क्या, अगर समान नहीं है तो किसी का दाब ज़्यादा और किसी का दाब कम। अब मान लीजिए अगर ए का दाब ज़्यादा है, ठीक है, इसका दाब ज़्यादा है, यानी जो परासरण दाब है आपका, वो परासरण दाब किसका ज़्यादा है, ए का ज़्यादा है, और बी का, इसका जो परासरण दाब है वो क्या है, कम है। समझ रहे हैं हमारी बात, कि ए का परासरण दाब ज़्यादा है और बी का परासरण दाब कम है। तो ऐसे दो विलेन जिनके परासरण दाब समान नहीं होते हैं उनको हम अति परासरी और अल्प परासरी दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। कौन कौन से, अति परासरी और अल्प परासरी। अब ये क्या होते हैं, तो इन दोनों विलेनों में ए और बी में जिसका दाब, अति का मतलब देखिए क्या होता है, ज़्यादा, और अल्प का मतलब क्या होता है, कम। तो जिसका परासरण दाब ज़्यादा है हम कह देंगे कि वो अति परासरी विलेन है, और जिसका परासरण दाब कम है हम कह देंगे वो क्या है, ठीक है, अल्प परासरी विलेन है। यानी एक तो समदाबी, दूसरा अल्प परासरी, और तीसरा आपका अति परासरी। ठीक है, तो इसमें क्या है, परासरण दाब क्या है, समान,
इन दोनों में परासरण दाब क्या है? अलग अलग हैं। दोनों में परासरण दाब क्या है? अलग अलग हैं। जिस विलयन का परासरण दाब ज़्यादा है वो विलयन कैसा? अति परासरी, यानी इसका क्या है? ज़्यादा है। जो परासरण दाब है आपका वो क्या है? ज़्यादा है। तो जिस विलयन का परासरण दाब ज़्यादा उसको हम क्या कह देते हैं? अति परासरी। और जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसको हम क्या कह देते हैं? अल्प परासरी। अब देखिए इसमें अगली चीज़ आती है जो है वो हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट तथा हिमांक में अवनमन। ठीक है, दो तीन चीज़ें होती हैं, एक तो होता है अवनमन और एक होता है उन्नयन। तो आपको जैसे हम पिछली क्लासों में बता भी चुके हैं, अवनमन का मतलब होता है घटना यानी कमी होना, और उन्नयन का मतलब क्या होता है? बढ़ना यानी वृद्धि होना। तो अब हिमांक की बात करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि कोई भी विलयन हमने ले लिया। ठीक है, हमने क्या किया? कोई भी विलयन लिया। अब हम ये कह दें कि उस विलयन का हम ताप कम करने लगे, यानी हम उसको जमाने लगे। जमाने से मतलब है द्रव को हम क्या करने लगे? ठोस अवस्था में पहुंचाने लगे। तो वह ताप जिस पर द्रव और ठोस दोनों साम्य अवस्था में रहते हैं क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। या आप सीधे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस ताप पर द्रव जमने लगता है या द्रव ठोस में परिवर्तित होने लगता है उस ताप को हम क्या कह देते हैं? हिमांक कह देते हैं। अब देखिए हिमांक में अवनमन और उन्नयन का क्या मतलब है? जैसे आपने वाष्प दाब में या क्वथनांक में देखा था। चलिए हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि क्वथनांक में उन्नयन और क्वथनांक में अवनमन क्या है, और हिमांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन क्या है। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हैं तो थोड़ा ढंग से समझिएगा इनको। ठीक है, तो आप क्लियरली समझ जाएंगे। जैसे आप बात करते हैं क्वथनांक की, क्वथनांक में अवनमन या उन्नयन, क्वथनांक में अवनमन व उन्नयन, यानी डिप्रेशन एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी आप ये कह सकते हैं कि उनमें बढ़ोतरी या घटोतरी, यानी कमी हो रही है या बड़ी वृद्धि हो रही है, उस चीज़ को हम किससे डिनोट करते हैं? इनसे डिनोट करते हैं। अब देखिए जैसा कि आपको हम पहले भी एग्जाम्पल बता चुके हैं कि आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप नहीं ऐसा देखें या नहीं जानते तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। ठीक है, सभी ने घर में चाय बनते हुए देखा होगा। ज़्यादातर लोग तो ऐसे होंगे इसमें जिन्होंने बनाया भी होगा। नहीं बनाया है तो ज़रा बना के देखिएगा। ठीक है, घर वाले भी खुश हो जाएंगे कि अरे भैया चाय बना रहे हैं, अगर आपने नहीं बनाई है। ठीक है, तो उनको भी थोड़ा खुश कर लीजिए। तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपने क्या रखा, इस बर्तन में चाय के लिए आपने पानी रख दिया। ठीक है, चाय बनने के लिए आपने क्या रखा? पानी रखा, और पानी उबलने लगा है। ठीक है, उबलता हुआ है। समझ रहे हैं? इसमें जो पानी है वो क्या है? उबलता हुआ पानी है। अब आपको इतना तो पता होगा कि पानी कितने डिग्री पर उबलता है। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कितने पर? 100 पर। तो यानी आप कह सकते हैं पानी कितने पर उबल रहा है? पानी आपका 100 डिग्री पर उबलने लगता है। ठीक है, पानी कितने पर उबलेगा? 100 डिग्री पर। तो अगर ये पानी आपका उबल रहा है तो इसका मतलब है इसका टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो क्लियर बात होगी। अब देखिए जो मेन चीज़ है अब उसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल नज़र इधर उधर नहीं करनी है वरना फिर ये स्लिप हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं। अब इसमें देखिए हम दो चीज़ें मिलाते हैं। एक बार हमने क्या किया? चीनी मिलाई। समझ रहे हैं? एक बार हमने क्या चीनी मिलाई तो आप देखेंगे कि पानी का उबाल कुछ कम हो जाएगा। यानी अगर उबल रहा था पानी और आपने उसमें चीनी मिला दी तो उसका उबाल कम हो गया। दूसरी बार पानी रखिए और फिर उबलने लगे, फिर आप उसमें चाय की पत्ती मिला दीजिए, तो तब आप देखेंगे कि जब आपने चाय की पत्ती मिला दी तब उबाल क्या हो गया? बढ़ गया उसका। ठीक है, ये नहीं आपको विश्वास हो रहा है तो आप करके देख लीजिएगा। ये चीनी मिलाएंगे तो उबाल कम हो जाएगा, अगर चाय की पत्ती मिलाएंगे तो उबाल बढ़ जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि उबाल घटा तो हमने कह दिया अवनमन हुआ, उबाल बढ़ा तो हमने कह दिया उन्नमन हुआ। ये नहीं, ये गलत चीज़ है। आपको क्या करना है? चेक करना है। अगर हमने चीनी मिलाई तो उबाल कम हो गया। ठीक है, चीनी मिलाने पर क्या हुआ? उबाल कम हो गया। समझ रहे हैं? तो कम हो गया इसका मतलब है उबल कितने पर रहा था? ये
100 डिग्री पर उबल रहा था, यानी इसका टेम्परेचर था कितना, 100 डिग्री था। और जब हमने चीनी मिलाया टेम्परेचर तो तब भी 100 डिग्री रहा कि कम हो गया? भाई टेम्परेचर 100 ही डिग्री रहा, लेकिन उबाल कम हो गया, मतलब अब ये उबल नहीं रहा है। तो इसका मतलब है इसका क्वथनांक कुछ बढ़ गया होगा। भाई 102, 3, 4, यानी इसका जो क्वथनांक होगा वो कितना हो गया होगा? अगर मान लीजिए 105 है तो क्या 100 डिग्री पर उबलेगा? नहीं उबलेगा वो। तो इसका मतलब है चीनी मिला देने पर इसका क्वथनांक कुछ बढ़ गया। उबाल ज़रूर कम हो गया है, लेकिन इसका क्वथनांक कुछ बढ़ गया है, तभी तो 100 डिग्री पर नहीं उबल पा रहा है। अगर क्वथनांक 100 डिग्री ही होता तब तो आराम से उबल ही रहा था। तो इसका मतलब है कि भैया अब इसका क्वथनांक कितना हो गया? 105, 106 डिग्री हो गया, तब भी ये 100 डिग्री पर उबल नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्वथनांक कितना? 105 या 106 या 102 कुछ भी हो गया होगा, लेकिन 100 से ज़्यादा हो गया। तो इस कंडीशन में क्या हो गया? उन्नयन। इस कंडीशन में क्या हो गया? उन्नयन। उसका उल्टा ज़रा देखते हैं। अब उल्टा के लिए हम क्या कर दें, इसमें चीनी की जगह, ठीक है, इसमें हम चीनी की जगह क्या मिला दें? चाय की पत्ती मिला दें। अब अगर हम चाय की पत्ती मिलाते हैं तब हम देखते हैं कि इसका उबाल बढ़ जाता है। उबाल बढ़ गया, मतलब क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो उबाल इसलिए बढ़ा, इसका टेम्परेचर तो कितना था? 100 डिग्री ही था। उबल रहा था तो टेम्परेचर तो अभी भी 100 डिग्री होगा। हमने चाय की पत्ती मिलाई तो ये जितना उबल रहा था उससे तेज़ उबलने लगा। तो ये तो नहीं कि हमने गैस बढ़ाई है, टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर नहीं बढ़ाया है, टेम्परेचर आपका 100 डिग्री ही है। हुआ क्या है, इस चाय की पत्ती ने इसका क्वथनांक कुछ कम कर दिया होगा, यानी अब इसका जो क्वथनांक बचा होगा, मान लीजिए वो 97 बचा, तो अगर 97 बचा तो 100 डिग्री पर क्या होगा? और ज़्यादा तेज़ उबलेगा कि नहीं उबलेगा? बिल्कुल उबलेगा। तो इसका मतलब है कि इस चाय की पत्ती ने क्या कर दिया, इसका क्वथनांक की जो वैल्यू थी, जो 100 डिग्री थी, उसको घटाकर कुछ 95, 96, 97, 98 कुछ भी कर दिया है। तो इसका मतलब है क्वथनांक की वैल्यू उसने घटा दी है। तो अगर क्वथनांक की वैल्यू घटा दी है तो ये पदार्थ क्या हुआ? उन्नयन, अब अवनमन करने वाला पदार्थ हुआ। और इस घटना को हम क्या कह देंगे कि ये क्वथनांक में अवनमन हो गया। अब देखिए हिमांक की बात करते हैं, तो हिमांक को भी थोड़ा ढंग से समझिएगा भैया, क्योंकि हिमांक जो है बेटा हल्के में मत लेना हिमांक को। हिमांक है तो इसका उल्टा, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो हिमांक को आप ज़रा ध्यान से समझिएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें हिमांक देखना है। अब देखिए हिमांक का मतलब होता है जमना, ठीक यही तो, यानी कि कोई पदार्थ जम जा रहा है। तो अब यहाँ पर अगर पानी है, ठीक है, अगर हमने क्या लिया, इस वाले ग्लास में या किसी पात्र में हमने क्या ले लिया, कुछ पानी वानी ले लिया। अब अगर हमने यहाँ पानी लिया और ये कितने पर जम रहा है? 0 डिग्री पर जम रहा है। बढ़िया फ्री था, बिल्कुल आशुद्ध जल है, वरना तो नहीं जमेगा, लेकिन आशुद्ध जल लिया यहाँ पर, बिल्कुल शुद्धतम जल। तो ये कितने पर जम रहा है? आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर ये जमने लगा। अब हमने क्या कर दिया, इसमें कोई अशुद्धि मिला दी, ठीक है। अब मान लीजिए हमने कोई इसमें अशुद्धि मिला दी, कुछ भी मिला दिया, कूड़ा करकट गंदगी, चाय चीनी, ठीक है, कुछ भी मिला दिया, यानी पानी के अतिरिक्त कुछ होगा, वो सब कुछ काहे में जाएगा? अशुद्धि में जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, इसमें कोई अशुद्धि मिला दी। अब अगर हमने अशुद्धि मिला दी तो अब ये 0 डिग्री पर नहीं जम रहा है। 0 डिग्री पर नहीं जम रहा है, मतलब हो सकता है हमें और ठंडा करना पड़े। मतलब क्वथनांक आपका जो हिमांक है वो -4 पहुँच गया। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, माइनस की तरफ बढ़ रहा है। बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? भाई वैल्यू आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा होगा कि घट रही है, 0 थी और -4 होगी, मतलब घटी है, लेकिन नहीं। यहाँ पर मान लीजिए ये 10 डिग्री था, ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये 100 डिग्री था, ये आपका 0 डिग्री, ये आपका मान लीजिए -10 डिग्री। तो अब देखिए हमको इधर ले जाना है, हम इधर की तरफ चल रहे हैं। तो जितना 0 से आगे की तरफ जाएंगे हमारे लिए वो वैल्यू ज़रूर कम हो रही है, लेकिन वो मान बढ़ता चला जा रहा है। मतलब अगर क्वथनांक 0 था और क्वथनांक 4 हो गया माइनस का,
तो इसका मतलब है इसके हिमांक में कुछ बढ़ोतरी हो गई है, ठीक है। सॉरी, जहाँ क्वथनांक बोल दिया उसको आप हिमांक समझिए कि यहाँ पर इसका हिमांक क्या है, आपका 0 डिग्री है और हमने कोई अशुद्धि मिला दी। अब ये 0 डिग्री पर ना जमकर कितने पर जम रहा जाके है, -4 पर जम रहा है। यानी देखने में आपको लग रहा होगा कि मान कम हो रहा है, लेकिन देखिए इसमें हम कहाँ जा रहे हैं, 0 की तरफ जा रहे हैं। तो 0 से और जितना आगे जाएंगे माइनस की तरफ, मान उतना ही बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब है अगर ये यहाँ तक पहुँच गया तो हमने कह दिया कि ये क्या हो गया, उन्नयन हो गया, काहे में, हिमांक में। अब क्या है, यानी बढ़ोतरी हो गई। अब क्या है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लीजिए इसका टेम्परेचर कितना था, 0 था, यानी ये जम रहा था। हमने कोई चीज़ मिला दी, अब वो 0 तक पहुंचने से पहले ही जमने लगा, मतलब 4 डिग्री पर ही जम गया या 5 डिग्री पर ही जम गया। तो इसका मतलब है कि भैया हम घटाते आ रहे थे, 100 डिग्री से हम घटा रहे थे, कहाँ पहुँचेंगे, 90 पहुँचेंगे, ठीक है, 80 पहुँचेंगे, 10 पहुँचेंगे, 5 पहुँचेंगे, 4 पहुँचेंगे, तब जाके हम 0 पहुँचेंगे। तो हम 0 तक पहुँचे नहीं, उसके पहले ही वो जम गया। तो इसका मतलब है क्वथनांक में कुछ कमी आ गई, हिमांक में कुछ क्या आ गई, कमी आ गई, मतलब ये पहले ही जम गया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हिमांक में क्या हो गया, अवनमन, यानी क्या हो गया, अवनमन आपका हो गया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसके आगे। अब कुछ ऐसे विलयन हैं जो देखिए, जो इस तरह के विलयन होते हैं कि जो आदर्श विलयन है उनके लिए जो आवश्यक शर्तें होती हैं वो क्या होती हैं। तो पहली चीज़ है, जो आदर्श विलयन है यानी जो आइडियल सॉल्यूशन है, उनकी शर्तें क्या हैं। तो आदर्श विलयन जो होते हैं कुछ इस तरह के विलयन होते हैं जो राउल्ट, नंबर 1 तो इसकी यही कंडीशन है कि हम अगर ये विलयन ऐसे होते हैं जो राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, मतलब राउल्ट के नियम के अनुसार इनमें परिवर्तन होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर हम देखते हैं तो इनमें विलयन बनने के परिणाम स्वरूप आयतन में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हमने 25 ml बेंजीन को 25 ml टॉलुइन में मिला दिया। अगर हमने 25 ml बेंजीन को काहे में मिला दिया, 25 ml टॉलुइन में मिला दिया, तो ये विलयन हमको क्या मिलेगा, 50 ml का मिलेगा। मतलब इसके आयतन में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब ये क्या है, आदर्श विलयन की कंडीशन है। अब देखिए अनआदर्श में क्या होता है, यही चीज़ नहीं होती है कि अनआदर्श में क्या है, एक तो राउल्ट के नियम का पालन ना करें, दूसरी चीज़ है मान लीजिए अल्कोहल, अनआदर्श में क्या होगा, अल्कोहल प्लस पानी का मिश्रण। अब देखते हैं, एक गिलास आपने क्या लिया, मान लीजिए 100 ml का गिलास था, तो आपने 100 ml पानी लिया प्लस C2H5OH, मान लीजिए आपने 100 ml अल्कोहल ले ली। अब देखिए पैक बना रहे हैं, मान लीजिए, समझ रहे हैं, ठीक है, बहुत से लोग जानते भी होंगे, बहुत से लोगों ने बनाया भी होगा। तो आप ये कह सकते हैं, आप क्या करें, मान लीजिए आप पैक बना रहे हैं, 100 ml पानी लिया आपने, 100 ml अल्कोहल लिया। अब होता क्या है, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें विलयन 200 ml मिलना चाहिए था। हमने ये नहीं कहा कि मिलेगा, 200 ml मिलना चाहिए था, लेकिन हो सकता है जो हमारा विलयन मिले वो 190 ml ही मिले। अब क्या हुआ, 10 ml कौन गिलास पी गया क्या भैया, ठीक है, अल्कोहल है यानी दारू है, कोई भी पी सकता है। तो आप ये कह सकते हैं गिलास पी गए क्या, अब गिलास तो नहीं पिए होंगे, कुछ तो रहा होगा इसमें। तो ये कंडीशन किसकी है, अनआदर्श विलयनों की है कि यहाँ पर 100 ml हमने पानी का लिया और 100 ml हमने अल्कोहल का लिया, जबकि हमें जो सॉल्यूशन मिला वो 200 ml ना मिलकर कितना मिला, 190 ml मिला। अब हम ये भी बता दे रहे हैं कि आखिर 10 ml गया कहाँ। अब बड़े सस्पेंस में होंगे लोग, आखिर कि 10 ml कहाँ चला गया। तो देखिए इसमें होता क्या है, जो अल्कोहल के कण होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं और जो पानी के कण होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। तो जब हम अल्कोहल में पानी मिलाना शुरू करते हैं तो थोड़ा पानी, यानी जो शुरुआत का वो जो 10 ml कम हो रहा है, जैसे ये है मान लीजिए, अब ये मान लीजिए इस तरह से कुछ अल्कोहल के कण हैं, समझ रहे हैं, ये आप मान लीजिए काहे के कण हैं, अल्कोहल के कण हैं, जो कितना है
100 ml भरा हुआ है। अब हमने इसमें क्या किया, 100 ml पानी मिलाना शुरू किया कि हम क्या करें, इसमें 100 ml पानी मिलाएं तो हम रिजल्ट देखें कि हमको क्या मिलेगा। तो पानी के कण थोड़े छोटे होते हैं, तो जब पानी के कण थोड़े छोटे हैं तो अब हम क्या कर रहे हैं, पानी मिलाना शुरू करते हैं। तो जब हमने इसमें बोतल से पानी मिलाना शुरू किया तो होता क्या है, पानी के कण छोटे होने के कारण कुछ पानी, ये जो गैप आपको दिख रहे हैं, इन गैपों में आ जाता है। ठीक है, यानी मान लीजिए हमने पानी भरना शुरू किया, तो जब तक हमने इसमें 10 ml पानी मिलाया तब तक इसका लेवल बढ़ा ही नहीं। 10 ml पानी इनके बीच के जो गैप थे उन्हीं में आ गया, और 10 ml जब हमने मिला दिया तो इसका लेवल बिल्कुल बराबर आ गया पानी और अल्कोहल का। अब अगर हम इसमें मिलाएंगे तो ये ऊपर बढ़ना शुरू करेगा। तो अब हमारे पास पानी बचा कितना, 10 ml तो हम मिला चुके हैं, बचा 90 ml, तो इसके ऊपर कितना जाएगा, 90 ही तो जाएगा। तो 100 ml ये और 90 ml ये, यानी हमको कितना मिलेगा, 200 ml ना मिलकर केवल कितना मिलेगा, 190 ml सॉल्यूशन मिलेगा हमको। ये होते हैं आदर्श विलयन। ठीक है, ये जो कंडीशन थी आपकी, इसके पहले वाली वो आदर्श की थी, और ये वाली जो कंडीशन थी वो आपकी अनआदर्श विलयनों की कंडीशन थी। अब जरा हम देख लेते हैं, कुछ इसमें अवधारणाएं आती हैं, कुछ सवाल आते हैं, तो उन पर कुछ मोल होता है वर्ड, मोल के बाद मोलरता होता है, के बाद मोललता होता है, और नॉर्मलता होता है। यानी ये 4-5 चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। तो देखिए मोल क्या है, मोल एक ऐसी चीज़ है, केमिस्ट्री की भाषा की बेसिक इकाई, समझ रहे हैं, केमिस्ट्री की जो भाषा है उसकी बेसिक इकाई जो है वो मोल है। यानी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम किसी भी पदार्थ को जैसे कह दिया जाए कि इसमें ये मिला दो, तो हम बोल तो ज़रूर देते हैं लेकिन वो सही नहीं है। केमिस्ट्री की भाषा में अगर हम बोल रहे हैं कि इसमें 100 ग्राम मिला दो, तो ग्राम नहीं मिलता है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में वो मोल मिलता है, कि हम इसके 1 मोल मिला दें, 2 मोल मिला दें, 4 मोल मिला दें। तो जो बेसिक इकाई है, यानी जो हम मिलाते हैं उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मोल कह देते हैं। यानी अगर हम मोल को डिफाइन करें तो आप ये कह सकते हैं कि जो मोल है, मोल बराबर पदार्थ का भार बटे अणुभार। यानी अणुभार के सापेक्ष उस चीज़ का भार कितना है, वो चीज़ या वो संख्या क्या कहलाती है, हमारी मोल कहलाती है। जैसे हम कह दें कि मान लीजिए हमारे पास 36 ग्राम H2O है, तो मोल कितने होंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, 36 ग्राम H2O है, तो 36 ग्राम H2O में H2O के मोल कितने होंगे। तो फार्मूला सामने है, मोल बराबर पदार्थ का भार बटे अणुभार। तो देखिए यहाँ से मोल n रिप्रेजेंट कर दें, पदार्थ का भार कितना 36 और अणुभार, तो देखिए H2O का अणुभार जानते होंगे शायद, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 + 16 यानी 18। तो ये है 18, 18 दूनी 36 यानी क्या हो गया, 2। मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मोल कितने आ गए, 2। मतलब 36 ग्राम H2O अगर हमने लिया है तो हमने H2O के वास्तविकता में कितने मोल लिए हैं, 2 मोल लिए हैं। ठीक है, इसी तरह से हम कुछ भी कर लें, कोई भी चीज़ अगर हम निकाल लें, मान लीजिए हमने 23 ग्राम अल्कोहल ले ली, क्या लिया हमने, 23 ग्राम अल्कोहल, ठीक है, में मोल बताइए। अब अल्कोहल कौन सी है, एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH है। जो हमने अल्कोहल ली है आप यहाँ पर लिख सकते हैं 23 ग्राम एथिल अल्कोहल में मोल बताइए। तो अल्कोहल का पहले हम अणुभार निकाल लेते हैं। कार्बन का कितना सभी लोग जानते होंगे 12, और यहाँ पर 12 दूनी 24 प्लस हाइड्रोजन 5 यहाँ और 1 यहाँ, 6 हाइड्रोजन है। 1 का कितना होता है 1, तो 6 का कितना 6, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। देखिए 24 6 30 और प्लस 16 यानी कितना हो गया आपका 46। अब क्या है, हमें मोल चाहिए, तो मोल बराबर भार बटे अणुभार। तो भार कितना है आपका 23 ग्राम और अणुभार कितना 46 ग्राम, मतलब 1/2 यानी 0.5 मोल। आप कह सकते हैं कि 23 ग्राम
एथिल अल्कोहल में अल्कोहल के कितने मोल होंगे? 0.5 या फिर 1/2 या फिर आधा मोल। तो मोल समझ पाए क्या है कि मोल एक बेसिक इकाई है जो किसी पदार्थ की मात्रा के सापेक्ष गिनी जाती है। अब अगर मोल फिक्स कर लिया तो मोल की दो चीज़ें होती हैं। अगर किसी भी पदार्थ का हमने 1 मोल ले लिया तो 1 मोल में कणों की संख्या जो होती है, 1 मोल में कणों की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23, यानी इसको हम कहते हैं एवोगाद्रो संख्या। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर किसी भी चीज़ के कोई भी, हमने जैसे ये पेन ले रखे हैं, अब पेनों का 1 मोल कब तैयार होगा? जब पेनों की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23, जो कि बहुत बड़ी डिजिट है, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हैं जब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कितने 6 × 10⁻23 लगभग इतने पेन हो जाएंगे, तब हम कहेंगे कि पेनों का कितना तैयार हुआ है? 1 मोल तैयार हुआ है। यानी किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? 6.023 इंटू 10⁻23। यानी हम अगर चावल ले लें मुट्ठी भर तो वो 1 मोल है कि नहीं है, हमें जानने के लिए क्या करना है? गिनना पड़ेगा। हम गिने और गिन कर क्या करें? अगर उनकी संख्या इसके बराबर आई तो इसका मतलब 1 मोल है, नहीं आई तो हम इससे भाग करके देखेंगे कि वो कितने मोल हैं कि नहीं है। अब यहाँ पर ये तो आपका मोल का सिस्टम रहा और कणों की संख्या बन रहा। अब क्या है, मोल और आयतन में भी एक रिलेशन होता है। तो किसी का भी 1 मोल में जो आयतन होता है वो कितना होता है? 22.4 लीटर या 22,400 ml। यानी आप ये कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में 22.4 लीटर या 22,400 ml होते हैं। अब ये तो आपका मोल का सिस्टम हो गया। अब बात आते हैं मोलरता पे। बड़ा आसान है। प्रति लीटर आयतन में कितना, यानी 1 लीटर आयतन में जितने मोल घुले हैं किसी के, वो चीज़ क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। यानी 1 लीटर आयतन में घुले हुए मोलों की संख्या, जैसे हम कह दें मान लीजिए H2O के हैं, 1 लीटर पानी ले लिया, उसमें 10 मोल हैं, तो इसका मतलब H2O की मोलरता कितनी हो गई? 10 मोल पर लीटर। यानी किसी पदार्थ के 1 लीटर में, कह सकते हैं हम 1 लीटर में घुले हुए मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। यानी या आप ऐसे भी कह सकते हैं प्रति लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। ठीक है। यानी 1 लीटर में जितने मोल घुले होंगे, जैसे हमने कह दिया, ठीक है, कि मान लीजिए अल्कोहल है, अल्कोहल के 10 मोल 1 लीटर पानी में घुले हुए हैं, तो इसका मतलब है उसकी मोलरता कितनी हो गई? 10 मोल पर लीटर हो गई। ठीक है। चलिए परेशान मत होइए, इसके परिभाषाएं समझ लीजिए पहले। सवाल वाल हम नेक्स्ट लेक्चर में करा देंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में करा दिए जाएंगे आपको। तो इसका मतलब है मोलरता बराबर, अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं मोलरता बराबर पदार्थ वही मोलों की संख्या बटे आयतन काहे में? लीटर में। आयतन हमें काहे में लेना है? लीटर में लेना है। ये आपका क्या हो गई? मोलरता हो गई। अब मोलरता के साथ साथ इसी से मिलता जुलता वर्ड होता है मोललता। देखिए अंतर है दोनों में। ये क्या है? मोलरता है, रा है, और ये मोललता है। ऐसा नहीं है कि तोतले होके बोल रहे हैं कि हाँ मोलरता को ही मोललता बोल दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। मोलरता अलग है और मोललता अलग है। बस अंतर क्या है, जहाँ रा लगा है मोलरता वहाँ आयतन लीटर में है, और जहाँ मोललता लिखा है वहाँ पर सेम वही है, मोलों की संख्या बटे विलायक का भार काहे में? किलोग्राम में। यानी सिर्फ इतना सा अंतर है। इसमें क्या है? आयतन लेना है और इसमें भार लेना है।
यानी अगर हम ये कह दें कि 1 लीटर में कितने मोल घुले हैं तो वो क्या हो जाएगी, मोलरता हो जाएगी। और अगर हम कह दें कि 1 किलो में कितने मोल घुले हुए हैं तो वो क्या हो जाएगी, आपकी मोललता हो जाएगी। इसी क्रम में आपका आता है नॉर्मलता। तो जो नॉर्मलता वर्ड है, नॉर्मलता का मतलब है बिल्कुल सेम उसी तरह से वही जैसे आपने देखा था मोलरता था, वैसे ही आयतन लीटर में। यानी उसमें क्या था, 1 लीटर में घुले हुए मोलों की संख्या, इसमें क्या है 1 लीटर में घुले हुए मिली इक्विवेलेंट या ग्राम तुल्यांकों की संख्या। 1 लीटर में घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या। देखिए तीनों रिलेटेड है एक दूसरे से। मोलरता बराबर मोल बटे आयतन लीटर में, मोललता बराबर मोल बटे भार काहे में, किलोग्राम में। तो देखिए अगर नीचे हम क्या कर देंगे, वही चीज़ रखें, मोल को आप ध्यान रखिए, मोल आपका फिक्स हो गया। अगर हम ऊपर वाली चीज़ वही रखें, बस नीचे वाली चीज़ को हम भार कर देंगे तो क्या हो जाएगी, मोललता हो जाएगी। अब हम क्या कर दें, इससे रिलेट करें तो नीचे वही रखना है, बस ऊपर चेंज कर देना है थोड़ा सा। ऊपर हम क्या कर दें, ग्राम तुल्यांकों की संख्या कर दें। अब ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं, ये एक नई समस्या आ गई। तो ग्राम तुल्यांक देख लीजिए यहाँ पर कि हम कैसे निकालेंगे। तो ग्राम तुल्यांक बराबर हो गया, जैसे मोल निकाले थे वैसे ही ग्राम तुल्यांक। तो यहाँ पर क्या हो गया, मोल क्या थे, मोल बराबर था भार बटे अणुभार, और यहाँ पर क्या है तुल्यांक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भार बटे तुल्यांकी भार। अब यहाँ पर समस्या आई कि आखिर ये तुल्यांकी भार क्या है। तो तुल्यांकी भार को भी देख लें हम। तो जो तुल्यांकी भार है, यानी यहाँ पर हम देख ले रहे हैं जो तुल्यांकी भार है, वो जो तुल्यांकी भार बराबर है आपका अणुभार जो हो बटे संयोजकता। ठीक है, और संयोजकता जो वर्ड है, संयोजकता का मतलब है कि जितने इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, या उस पर जितना चार्ज है, 1 है 2 है 4 है, वो उसकी संयोजकता होगी। ठीक है, ये आपका इसकी थ्योरी का हिस्सा है। अब इसमें बचते हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल आपके अगली क्लास से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं विलेन के न्यूमेरिकल्स। जो विलेन के न्यूमेरिकल हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसलिए वो क्लास आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अगली क्लास में हम देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स क्या हैं, किस तरह से लगते हैं। आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत हैं। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में देखेंगे इसको। तब तक के लिए जय हिंद।